असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। राशियों के युति में अगर वृषभ लग्न की कुंडली है, वैसे मैंने कल मेष लग्न के बारे में बता दिया है, पर अगर वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, आप अगर वृषभ लग्न के हैं तो कौन कौन से भाव के अधिपति आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। ग्रंथ पढ़ते हैं या नहीं, रोज दिन पढ़ा करिए। ग्रंथ नहीं पढ़ने से, हमारे सद्ग्रंथों के अनुपस्थिति से हम स्वयं से अनुपस्थित हो जाते हैं। आइए विषय पे। यहां अगर वृषभ लग्न की कुंडली बनी है और लग्न के अधिपति शुक्र और धन भाव के अधिपति बुध, जैसे अगर धन और लग्न के अधिपति एक साथ किसी भाव में बैठेंगे, इसका सुखद परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आपकी कुंडली के वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न और धन भाव के अधिपति एक साथ कहीं बैठेंगे तो युति अच्छी मानी जाएगी। मतलब किस भाव के अधिपति किस भाव के अधिपति के साथ कहीं भी बैठेंगे तो परिणाम अच्छा मिलता रहेगा। अगर वहीं वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न और पराक्रम भाव के अधिपति चंद्रमा, मतलब शुक्र और चंद्रमा वृषभ लग्न की कुंडली के लिए एक साथ बैठेंगे तो गड़बड़ी पैदा करेंगे, मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे और आसानी से कोई भी चीज मिलने में दिक्कत होगी। वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र और चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य अगर एक साथ कहीं बैठेंगे, वैसे ये एक साथ ही लगभग बैठते हैं, 1 से 2 से 3 घरों का अंतर होता है, तो अगर ये एक साथ बैठेंगे तो ये सुखद परिणाम देंगे। इसी वजह से मैंने इसे टिक आउट कर दिया है। वहीं अगर वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र लग्नेश और पंचम भाव के अधिपति बुध अगर यहां बैठ जाएं, जैसे अगर ये बुध यहां बैठेंगे लग्नेश के साथ तो बहुत अच्छा होगा, पर अगर ये लग्नेश वृषभ राशि के अधिपति होकर के यहां बैठ जाएं तो ये युति जो होगी वो शुक्र के प्रभावों को कमजोर करेगी, जिसके कारण व्यक्ति के एजुकेशन में और विवाह आदि से संबंधित समस्याओं में, मित्रों के लाभ में, दाम्पत्य के प्रेम में, माता पिता के आशीर्वाद और उनके प्रेमाश्रु जो होते हैं वो गड़बड़ होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर लग्न के अधिपति शुक्र और जन्म कुंडली के वास्तव में छठवें भाव के भी अधिपति होने से ये कहीं भी बैठेंगे तो इनको दोष नहीं लगेगा और ये संपूर्णतया अच्छे परिणाम देंगे। आयु से, नौकरी से, पद से, प्रतिष्ठा से, पिता से, साहस से, अनुभव से, दौड़ने से और पदोन्नति से, इन सब का लाभ अगर वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश छठवें भाव में बैठे होंगे तो मिलेगा और व्यक्ति लखपति होता है, हर महीने लाखों कमाता है। अगर वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति मंगल के साथ ही उनकी युति कहीं भी होगी तो ये गड़बड़ हो। ऐसा मैंने कार्ड इसलिए दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। मतलब वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और मंगल का एक साथ बैठना कहीं पे भी किसी भी भाव में, चूंकि इसके लिए वो मार्केश होते हैं तो उनके अब इससे आपको ये फायदा ये होगा कि अगर शुक्र के साथ मंगल बैठेंगे तो ये दाम्पत्य में, आपके डेली रूटीन में, अव्यवस्था में, व्यापार में और आपके छोटे समाज में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल क्लियर है। लग्न के अधिपति शुक्र अगर बनते हो, वृषभ लग्न की कुंडली में बनते ही हैं और नवम भाव से पहले अष्टम भाव के अधिपति के साथ, तो लग्नेश और अष्टमेश की युति अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है, वो अपना पूरा नहीं दे पाता और उसकी क्रिएटिविटी को दाग लग जाता है या फिर उस पर लांछन लगा दिए जाते हैं और उसे कुपात्र घोषित कर दिया जाता है। ऐसा होता है। लग्न के अधिपति शुक्र वृषभ लग्न की कुंडली में नवम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति शनि से युति अगर होगी, इसे कहीं भी अगर एक साथ बैठेंगे
इसे संपूर्णतया भाग्यशाली, उद्योगी, उच्च शिक्षा, विदेश गमन, बाहरी पहचान, समाज में प्रतिष्ठा, राजनीति का लाभ, सरकार का सुख, पिता से संबंध, बड़ा समाज और किसी भी तरीके का जो आपके करियर का उत्थान है, वो सब ये शुक्र और शनि एक साथ किसी भी भाव में बैठ करके देते हैं। क्लियर है? एकादशवें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति के साथ शुक्र वृषभ राशि के अधिपति होकर के अगर इन भावों में या कहीं भी एक साथ बैठेंगे तो गड़बड़ी करेंगे। वैसे यहां वो कई बार एक दूसरे से जलने के भाव से युक्त हो जाते हैं, इस कारण से भी गड़बड़ी होती है। ये ऐसे ग्रह हैं, ये ऐसे राशियां हैं जो प्रभावित करती हैं आपको और आपकी दिनचर्या को। इसके अतिरिक्त ये कई बार आपको अपनी महादशाओं में जैसे ये बैठी होती हैं, आपको लगेगा कि शुक्र और शनि तो चूंकि मित्र हैं, आपको लगेगा कि शुक्र और बुध तो अच्छे बैठे हैं, तात्कालिक मित्रता में भी हैं, आपको लगेगा कि शुक्र और मंगल तो कम से कम 2 केंद्र के अधिपति हैं एक साथ बैठे हैं, पर इनकी युति कई बार गड़बड़ी पैदा करती है। हालांकि ये जो सूत्र है वो कई बार कुंडलियों पे लागू होता है और उस पे कई कुंडलियों पे आजमाने की कोशिश भी करते रहने की आवश्यकता है। आप ऐसे लगातार ऐसे नहीं बोल सकते, पर ये मूल सूत्र है जो प्रत्येक कुंडली पे निश्चित रूप से लागू होता है। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने तामसिक वृत्ति के लोगों को और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में एक परिभाषा दी है। क्या दी है? आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं कोई सीमा नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई मंदिर की मूर्ति नहीं है, कोई भी नहीं है। ये संसार तो बस ऐसे ही स्त्री और पुरुष के संयोग से चल रहा है। ये ग्रंथ ऐसे ही किसी की रचना है। ऐसे इन शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं अपने ही धर्म और शास्त्रों के पीछे, या उसके प्रति उनका भाव कुछ ऐसा ही होता है। वो यही कहा करते हैं कि कुछ भी ईश्वर ने नहीं बनाया, और वो दरअसल हर बार अधार्मिक होने का प्रमाण धर्म से ही देना चाहते हैं। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है, और कुछ भी ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसी उनकी बात होती है आसुरी प्रवृत्ति वालों की। रविवार के कार्यक्रम में मैं आप लोगों को एक लेख पढ़ के सुनाने वाला हूं, जो किसी बड़े ही शुद्ध महापुरुष के द्वारा लिखी गई है। उस लेख को अवश्य ही पढ़िएगा, और वो विशेषतया हम सनातनियों के लिए ही है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।